Hello guys, welcome to the first video of playlist of C programming. ये फर्स्ट वीडियो जो भी है जो बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली रहेगी। इसमें हम ज़्यादा कोई एडवांस टॉपिक नहीं करेंगे या सी प्रोग्रामिंग के बारे में अभी हम नहीं जानेंगे। अभी हम सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, क्योंकि जितना भी हमारा सी प्रोग्राम है वो हम कंप्यूटर सिस्टम पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, एंड उसके बाद कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, वो हम जानेंगे। एंड उसके बाद लेटर ऑन द वीडियोस पे हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग होती क्या है एंड कैसे उसमें हम कोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा पहला टॉपिक है वो बता रहे हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के। अब देखो, कंपोनेंट्स को जानने से पहले पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम ही क्या होता है। तो अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूँ, देखो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कॉम्बिनेशन किसका है, सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का, जो कि कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है या कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले वो क्या करेगा, यूज़र से डेटा को लेगा, मतलब सबसे पहले वो क्या करेगा, डेटा को एक्सेप्ट करता है। एक ऐसा डिवाइस जो कि डेटा को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद वो कुछ उस डेटा में कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद उनका जो भी रिज़ल्ट है उसको डिस्प्ले करेगा। एंड इफ़ रिक्वायर्ड तो उस रिज़ल्ट को वो कहीं ना कहीं स्टोर कर लेगा। तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। अब मैंने आपको जैसे कि बताया, ये कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस का। तो सॉफ्टवेयर डिवाइसेस कौन से होते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं, जिसको हम फिजिकली देख नहीं पाते, मतलब उसको हम टच नहीं कर सकते। दैट इज़ ओन एज सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। वेयर एज अगर मैं हार्डवेयर डिवाइसेस की बात करूँ तो फिजिकली वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम टच भी कर सकते हैं। दैट इज़ ओन एज हार्डवेयर डिवाइसेस। ये हो गया हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। अब हम मूव करते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट की बात करूँ हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, दैट इज़ नोन एज इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस आपको पता है क्या होता है, एक ऐसे डिवाइस जो कि यूज़र कुछ इनपुट देता है, उस इनपुट को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इम्प्लांट करता है या प्लेस करता है, इज नोन एज इनपुट डिवाइसेस। अब मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि आप डेली बेसिस पे हर रोज़ यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक कंप्यूटर सिस्टम की बात करूँ तो वहाँ पे हम कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, इन सब इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन भी तो एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू मेरी वॉल्यूम एक फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। दैट इज़ नोन एज इनपुट डिवाइस। अगर मैं स्कैनर की बात करूँ, दैट इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस। अगर मैं स्टाइलिस की बात करूँ, ये भी तो एक इनपुट डिवाइसेस है। कोई भी टच स्क्रीन होती है वो भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि वेट करती है यूज़र के कुछ इनपुट का। एंड जॉयस्टिक इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस। वेयर एज अगर मैं बात करूँ आउटपुट डिवाइसेस की, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं कि अगर हमने यूज़र से कुछ इनपुट दिया, एंड इनपुट देने के बाद सीपीयू ने या हमारे कंप्यूटर सिस्टम ने कुछ प्रोसेस करा, एंड प्रोसेस करने के बाद वो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं तो शो करेगा ना। तो जिस डिवाइस में वो रिज़ल्ट हमको शो करता है इज़ नोन एज एन आउटपुट डिवाइस। अगर फेमस आउटपुट डिवाइसेस की बात करूँ तो एक आता है मॉनिटर, प्रिंटर होता है, स्कैनर का हम यूज़ कर सकते हैं प्रिंटर। अगर मैं माइक्रोफोन की बात करूँ एज एन इनपुट, तो स्पीकर उसका एक आउटपुट डिवाइस हो सकता है। मॉनिटर का दूसरा ही टर्म होता है प्रोजेक्टर, जिसमें मैं कुछ चीज़ों को देख सकता हूँ। स्मार्ट बोर्ड, हेडफोन्स, एलईडी डिस्प्ले एंड वीआर हेडसेट, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस के। तो ये हो गया हमारे दो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद हम आगे देखते हैं, दैट इज़ मेमोरी। अब देखो मेमोरी क्या होता है, अलग अलग तरीके की मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। सबसे पहले आती है रैम, फिर रोम, फिर कैशे मेमोरी और फिर वर्चुअल मेमोरी। एक एक करके हम सारी मेमोरी को ब्रेक डाउन करते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। दैट मीन्स कि अगर यूज़र ने कुछ काम करा तो उसका डेटा ना टेम्प्रेरी किसी जगह पे स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर यूज़र को उस डेटा को वापस से यूज़ करना है तो वो ये नहीं होगा कि सेकेंडरी मेमोरी से कहीं ना कहीं जो कि ऑलरेडी सेव हो रखा है वहाँ से उठ के डेटा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने फ़ोन में 2 या 3 एप्लीकेशन रिसेंटली यूज़ कर रहे हो, बार बार यूज़ कर रहे हो, मतलब 2-3 एप्लीकेशन के बीच में स्विच कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, जो हमारा फ़ोन की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो फ़ोन क्या होता है, ये सब एप्लीकेशन को क्रैश नहीं कर देता। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ अभी एंड मैंने स्विच करा इंस्टाग्राम पे, अगर मेरे को वापस से व्हाट्सएप पे आना है तो मैं उसको डायरेक्टली स्लाइड कर सकता हूँ, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जा सकता हूँ। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम या मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ऐसे नहीं करेगा कि व्हाट्सएप को पहले क्रैश कर देगा फिर इंस्टाग्राम को ओपन करेगा, या अगर मेरे को इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे आना है तो इंस्टाग्राम को क्रैश कर देगा, व्हाट्सएप को ओपन कर देगा। ऐसा नहीं होता है। जो हमारा डेटा है वो टेम्प्रेरी किसी जगह पे स्टोर हो जाता है, एंड वहाँ से वो डेटा अगर यूज़र को फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा है तो वहाँ से वो उसको गेट कर सकता है। उसको हम बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड आता है रोम। रोम मतलब
हमारा रीड ओनली मेमोरी। अभी रोम किस लिए काम आता है कि अगर मेरे को अपने डिवाइस के अंदर परमानेंट स्टोरेज डालनी है, इम्प्लांट करनी है, तो उस केस में मैं यूज़ करता हूँ रोम को। फिर आता है कैशे मेमोरी। अब देखो कैशे मेमोरी एक तरीके से रैम की तरह ही होता है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसके अंदर छोटी छोटी मेमोरीज होती है, मतलब ज़्यादा चीज़ें तो नहीं होती, ज़्यादा मेमोरी तो अपने अंदर होल्ड नहीं करता, बट छोटी छोटी मेमोरी अपने अंदर होल्ड करता है, ताकि अगर यूज़र को फास्ट प्रोसेसिंग करनी है, अगर यूज़र को फ्रिक्वेंट डेटा बार बार चाहिए, तो वो कैशे मेमोरी के थ्रू हो सकता है। देन उसके बाद आती है वर्चुअल मेमोरी। अगर वर्चुअल मेमोरी का एक एग्जांपल लूँ तो रैम की तरह ही होती है। देखो रैम क्या होता है, एक फिजिकल मेमोरी होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जो कि हम खुद इम्प्लांट भी कर सकते हैं। बट जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो रैम का ही एक, आप सोच सकते हो कि नॉन फिजिकल वर्जन है, जिसमें क्या होता है कि आजकल के टाइम पे क्या होता है कि अगर एक फ़ोन में 8 GB रैम है तो उस रैम को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, 8 से हम 12 कर सकते हैं, 12 से 16 कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो क्या करता है, जो भी हमारा रोम है, रोम को कन्वर्ट कर देगा हमारे रैम के अंदर। मतलब हमने एक वर्चुअल मेमोरी को क्रिएट कर लिया, जिसकी वजह से जो हमारी रैम है उसको हम वर्चुअली इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो रैम का ही एक दूसरा वर्जन या एक्स्ट्रा रैम बोल सकते हो, उस इज़ नोन एज वर्चुअल मेमोरी। सो इट्स ऑल अबाउट मेमोरी। एंड उसके बाद हम आते हैं स्टोरेज क्लासेस या स्टोरेज कंपोनेंट्स पे। तो देखो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ दो तरीके की स्टोरेज होती है, एक तो प्राइमरी स्टोरेज और एक सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज मतलब कि जो कि अभी के लिए हमारे, फॉर एग्जांपल अगर मैं रैम की बात करूँ, तो जो रैम है वो हमारे डेटा को टेम्परेरी स्टोर कर रहा है ताकि उसमें फास्टर प्रोसेसिंग हो, इस नोन एज माई प्राइमरी स्टोरेज। वेराज अगर मैं सेकेंडरी स्टोरेज की बात करूँ, तो जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर कर रहा है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से माइट भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और माइट नॉट भी डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ HDD की या SSD की, या अगर मैं CD की बात करूँ, अगर मैं फ्लॉपी डिस्क की बात करूँ, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब है मेरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसको मैं बाहर से इम्प्लांट करता हूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, एंड वहाँ से मैं अपने डेटा को उस पर्टिकुलर स्टोरेज के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। इज़ नोन एज माई स्टोरेज डिवाइसेस। उसके बाद हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप सबको पता है कि कौन कौन से फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। द फर्स्ट इज़ विंडो, द सेकंड इज़ लिनक्स, द थर्ड इज़ मैक ओएस। अब ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात करूँ तो वहाँ पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। द फर्स्ट इज़ एंड्रॉयड, द सेकंड इज़ iOS। सो अगर मैं एक कंप्यूटर सिस्टम की बात करूँ तो वहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है? विंडोज़, लिनक्स एंड मैक। मोस्टली जो हम लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं विंडोज़ लैपटॉप। जो डेवलपर्स होते हैं वो मैक ओएस को यूज़ करते हैं, एंड जो हैवी डेवलपर्स होते हैं, जो डेवऑप्स कर रहे हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं, जो एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जो मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं या उन पे काम करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि ये बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है। अब किस तरीके की फंक्शनैलिटी हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, एक बार हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट फंक्शनैलिटी होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट इज़ नोन एज यूज़र इंटरफेस। नाउ व्हाट डज़ यूज़र इंटरफेस मीन्स? यूज़र इंटरफेस मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें, तो फॉर एग्जांपल विंडोज़ की हम बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने क्या इमेजिन करा कि अभी मैंने एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की लिड को ओपन करा है, लैपटॉप को ओपन करा है। अब आप देख सकते हो कि आपको एक डेस्कटॉप वाली स्क्रीन दिख रही है। उस डेस्कटॉप वाली स्क्रीन में अलग अलग आइकन्स हैं, अलग अलग बटन्स हैं, अलग अलग टेक्स्ट फील्ड है, सर्च बार है, कंट्रोल पैनल है। तो जिस तरीके से वहाँ पे हर एक बटन, हर एक टेक्स्ट फील्ड, हर एक सर्च बार, वहाँ पे एक टॉगल बटन वहाँ पे प्लेस हो रखा है, तो उसी को हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। कि यूज़र अगर एक फर्स्ट टाइम एक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, तो उसको कौन कौन से बटन कहाँ पे मिल रहे हैं, किस जगह पे वो प्लेस्ड हैं, कौन से कलर के हैं वो, तो वो सब एक्सपीरियंस को बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। फिर सेकेंड फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करता है प्रोसेस मैनेजमेंट। व्हाट इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट? कि एक टाइम पे मैं मल्टीपल प्रोसेस को कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने लैपटॉप में एक सॉन्ग को प्ले करने का ट्राई करा यूजिंग स्पॉटिफाई, तो सॉन्ग प्ले करते करते अगर आपको मन करे कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी कर लूँ, तो आपने ओपन करा MS वर्ड, तो क्या कभी सॉन्ग रुक जाता है? नहीं। आप अपना सॉन्ग भी प्ले कर सकते हो और अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो, दोनों एक साथ। एंड डॉक्यूमेंटेशन करते करते आपको याद आया कि यार अगर आपको ना एक फ़ाइल को डेस्कटॉप से लोकल डिस्क C या D में कॉपी करना है, 50 या 100 GB की फ़ाइल है, तो इट विल ऑलमोस्ट टेक 10 मिनट्स। तो जब आप फाइल को कॉपी करने के लिए लगा रहे हो, तो क्या
आपका गाना रुक जाता है या आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, तीनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। तो ये कैसे होता है? ये होता है प्रोसेस मैनेजमेंट वाले फंक्शनैलिटी की वजह से। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अलग अलग प्रोसेस को मैं साइमल्टेनियसली रन कर सकता हूँ विदाउट एनी इशू। उसके बाद आता है रिसोर्स या फाइल मैनेजमेंट। रिसोर्स या फाइल मैनेजमेंट का मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं अपने मर्जी से अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ़ाइल को किसी भी लोकेशन पे प्लेस कर सकता हूँ या स्टोर कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। उस फाइल का मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ एंड उस फाइल को मैं एडिट किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। मेरी मर्ज़ी उस फाइल को मैं इमेज में कन्वर्ट कर दूँ, मेरी मर्ज़ी उस फाइल को मैं वीडियो में कन्वर्ट कर दूँ, मेरी मर्ज़ी उस फाइल को मैं PDF में कन्वर्ट कर दूँ विद द सुटेबल कन्वर्टर। अनलेस एंड अनटिल यू हैव टू कंस्ट्रेंट। द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज़ दैट कि उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर उतना स्पेस होनी चाहिए कि आपकी फ़ाइल स्टोर हो जाए। द सेकेंड कंस्ट्रेंट इज़ कि सेम फोल्डर के अंदर 2 नाम की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, वरना जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ एरर थ्रो करेगा। एंड इसी को हम बोलते हैं एरर डिटेक्शन, कि अगर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हमने कुछ गड़बड़ करी तो हमें बता देगा कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो एंड इसको आप ठीक कर लो। उसके बाद होता है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी मतलब कि अगर आपने बाय मिस्टेक फ़ाइल को मैनेज करते करते आपने किसी भी फ़ाइल को गलती से डिलीट कर दिया, इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपने डिलीट कर दिया, तो उस पर्टिकुलर फ़ाइल को आप रिकवर कर सकते हो विद इन सम लिमिटेड टाइम, फॉर एग्जांपल 30 डेज़ या 15 डेज़। बैकअप मीन्स कि अगर आपके पास एक फ़ाइल है एंड आप चाहते हो कि ये फ़ाइल कहीं मैं बैकअप क्रिएट कर लूँ, तो सेम फ़ाइल को आप कॉपी करके किसी भी फोल्डर के अंदर आप शो कर सकते हो। दैट इज़ नोन एज बैकअप एंड रिकवरी। रिकवरी कहाँ से होती है? एक अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ तो वहाँ पे एक रिसाइकिल बिन होती है, अगर मैं मैक ओएस की बात करूँ तो वहाँ पे एक ट्रैश करके एक फ़ोल्डर होता है जहाँ से आप डिलीटेड फाइल्स को आप रिस्टोर कर सकते हो। उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब कि कौन से प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी चाहिए ताकि वो अपने काम को स्मूथली कर सके, इस नोन एज मेमोरी मैनेजमेंट। इन सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड से हैंडल करते हैं, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसके बाद डिवाइस मॉनिटरिंग। डिवाइस मॉनिटरिंग मतलब कि मैं देख सकता हूँ कि मेरी डिवाइस की हेल्थ क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैक ओएस की बात करूँ तो उसमें बैटरी परसेंटेज देख सकता हूँ, या मैं देख सकता हूँ अभी एक टाइम पे कितने प्रोसेस साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। इसमें मेरी मर्जी है कि किसी प्रोसेस को मैं रोक भी सकता हूँ एंड जिसकी वजह से किसी प्रोसेस को रोक सकता हूँ जिसकी वजह से जो मेरी CPU की मेमोरी बहुत ज़्यादा उसमें कंज्यूम हो रही है, तो उस प्रोसेस को मैं कहीं भी किसी भी स्टेज में टर्मिनेट कर सकता हूँ। इज़ नोन एज डिवाइस मॉनिटरिंग। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नेटवर्किंग। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी इज़ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मीन्स कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें अलग अलग नेटवर्किंग की फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है। एक फंक्शनैलिटी नेटवर्किंग की हो सकती है कि मैं इंटरनेट से कनेक्ट हो रहूँ। सेकेंड फंक्शनैलिटी हो सकती है कि मैं दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट हो जाऊँ। और इसमें फंक्शनैलिटीज़ कौन कौन सी आती है? फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ सकता है, अगर मैं वाईफाई से कनेक्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक लैन केबल से कनेक्ट कर लूँ, वो हो सकता है। इथरनेट केबल से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास ब्लूटूथ वाली फंक्शनैलिटी होती है नेटवर्किंग के लिए, मेरे पास एयर ड्रॉप वाली फंक्शनैलिटी होती है, या मेरे पास हॉटस्पॉट वाली फंक्शनैलिटी होती है। तो ये सब फंक्शनैलिटी भी हमें कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग मतलब अगर मैंने एक काम करा, एक फ़ाइल को फॉर एग्जांपल ए फाइल को मैं लोकल डिस्क C में डालना चाहता हूँ और B फाइल को मैं लोकल डिस्क D में डालना चाहता हूँ। ये दोनों फाइल कहाँ पे स्टोर है? मेरे डेस्कटॉप पे स्टोर है। अब अगर इधर से इधर ये दोनों फाइल को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट फाइल को कॉपी करना शुरू करा तो इसने कुछ टाइम दिखाया, फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स इसको दिखाया। अब जब इसमें 5 मिनट हो चुके हैं और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो मैंने क्या करा, दूसरी फाइल को भी कॉपी करना शुरू कर दिया। तो मेरे को बताओ कि क्या जो मेरा फर्स्ट वाली फ़ाइल का जो कॉपी वाला प्रोसेस है, क्या वो रुक जाएगा? नहीं। क्या दूसरी वाली फ़ाइल का कॉपी वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और इसको कुछ टाइम असाइन हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स, और इसका जो 5 मिनट्स बचा था ये कुछ इंक्रीज़ होकर फॉर एग्जांपल 8 मिनट्स हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर 2 प्रोसेस साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं तो उनके बीच में कुछ टाइम शेयर हो जाता है, जिसकी वजह से पहला और दूसरा प्रोसेस रुकता नहीं है। इट्स नोन एज टाइम शेयरिंग। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम या मेरे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो मालवेयर एक्टिविटीज़ या ट्रोजन हॉर्सेस या वायरसेस इन सब चीज़ों से बचा रहे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर विंडोज़ की मैं बात करूँ तो वहाँ पे विंडोज़ ब्लॉकर होता है, या कुछ थर्ड पार्टी एंटी वायरसेस भी वो हमें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैकएफे का या कैस्परकी का, डिपेंडिंग ऑन द किस कंपनी का आप कंप्यूटर्स ले रहे हो या लैपटॉप ले रहे हो।
तो ये कुछ फंक्शनैलिटी होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। आई गेस ये सारी फंक्शनैलिटी आपके लिए रिलेटेबल है, क्योंकि इन सारी फंक्शनैलिटी में से ऑलमोस्ट सारी फंक्शनैलिटी आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज़ करी होंगी। सो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ प्रोसेसर। अब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ अ प्रोसेसर। नाउ व्हाट इज़ प्रोसेसर मीन्स? प्रोसेसर मतलब मीन्स कि अगर मेरे को कुछ प्रोसेस करना है, मेरे को कुछ काम करना है, तो वो मैं प्रोसेसर की हेल्प से कर सकता हूँ। अब कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग प्रोसेसर होते हैं। एक प्रोसेसर होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। दैट मीन्स अगर मेरे को अपने कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वेदर इट इज़ इक्वल्स टू और नॉट, तो ये सारा काम जितना भी हमारा काम होता है रिलेटेड टू अर्थमेटिक, दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। द सेकेंड प्रोसेसर इज़ माई कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि ये हमें बताएगा या ये मॉनिटर करता है कि कैसे जो डेटा है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आ रहा है एंड कैसे हर एक डेटा पे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देना है। दैट कैन बी हैंडल्ड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट। ये बताएगा मेमोरी को कि कैसे आप इनपुट लोगे, इनपुट को कैसे आप प्रोसेस करोगे एंड कैसे आप उस इनपुट से एक रिज़ल्ट को जनरेट करोगे। फिर आते कैशे मेमोरी। देखो कैशे मेमोरी जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम है कि अगर आपको रैंडमली अगर डेटा को स्टोर करना है इन अ स्मॉल यूनिट इन और यू कैन सी इन स्मॉल पैकेट्स, तो आप कैशे मेमोरी को यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप डेटा को फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हो, बार बार यूज़ कर रहे हो। फिर आ जाता है रजिस्टर। रजिस्टर भी कैशे मेमोरी की तरह ही होता है, बट ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होता है क्योंकि यहाँ पे हम CPU के रजिस्टर के अंदर कुछ डेटा को स्टोर कर रहे हैं। एंड अगर मैं CPU के रजिस्टर के अंदर डेटा को स्टोर कर रहा हूँ, मतलब वो CPU के बहुत ज़्यादा पास है, जिसकी वजह से अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ, डेटा को फेच करने की बात करूँ रजिस्टर्स के अंदर, तो बहुत जल्दी डेटा फेच होता है। बट अगेन यहाँ पे जो डेटा होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो स्टोरेज होती है, वो बिल्कुल टेम्परेरी होती है। यहाँ पे रजिस्टर के अंदर मैं टेम्परेरी डेटा को स्टोर कर सकता हूँ, उस डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ और उसके बाद मेरे को डेटा को वहाँ से क्लीन करना पड़ेगा। सो गाइस यही था हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंदर हमने जाना कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है एंड उसके बाद हमने देखा कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, स्टोरेज एंड एट लास्ट प्रोसेसर। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स हमने जाने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कंटिन्यू करना है इस प्लेलिस्ट में, बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेलिस्ट होने वाली है एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल नॉलेज आपको इस प्लेलिस्ट में फॉर श्योर मिलेगी। सी प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से जानोगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।